दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो आज हमारा एपिसोड नंबर 6 है, जिसमें हम बात करेंगे 23 जुलाई 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न के बारे में। इससे पहले हम बात कर लेते हैं पिछली क्लास में किन किन प्रश्नों पर हमने चर्चा की थी, तो उन प्रश्नों का हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो कौशाम्बी इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न ये था कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई थी? तो उसका सही जवाब था विनय मोहन क्वात्रा। अगला प्रश्न था कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत में सौर प्रणाली के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया? तो इसका सही उत्तर था 240.5 मिलियन डॉलर। अगला प्रश्न था कि हाल ही में भारत का कौन सा शहर यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी करेगा? जिसका सही उत्तर था नई दिल्ली। अगला प्रश्न था हाल ही में 9वां महिला क्रिकेट एशिया कप किस देश की मेजबानी में शुरू हुआ है? तो ये इसका सही उत्तर था श्रीलंका। अगला प्रश्न था कि हाल ही में नीति आयोग ने 2030 तक कितने अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण लक्ष्य निर्धारित किया है? जिसका सही उत्तर था 500 अरब डॉलर। अगला प्रश्न था कि हाल ही में जारी आईसीसी T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारत के किस खिलाड़ी को दूसरा स्थान मिला है? इसका जवाब था सूर्य यादव। अगला प्रश्न था कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या कितनी हुई है? तो 34 हो गई है। अगला प्रश्न था कि हाल ही में तलवारबाज श्रेया गुप्ता ने राष्ट्रमंडल जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब था कांस्य पदक। अगला प्रश्न था कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया? इसका उत्तर था किरण रिजिजू ने। तो हमने लास्ट क्लास के जितने 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उन पे हमने रिवीजन कर लिया। अब हम बात करते हैं कि आज के कौन कौन से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 1 का संबंध किससे है? जिसके ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। तो जिसका सही उत्तर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, जिनका संबंध विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 1 पुस्तक से है। तो बात कर लेते हैं कि जो ये पुस्तक है हमें क्या बताती है। तो ये जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के पहले वर्ष से 75 महत्वपूर्ण भाषणों का संकलन है, ये इसी पुस्तक में किया गया है। तो साथ में ये भी देखते हैं कि इस पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया है। तो ये पुस्तक है, इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। विमोचन नई दिल्ली में किया गया है। तो इस प्रश्न में वर्ड आया राष्ट्रपति। तो हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेदों पर। जैसे अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या है, अनुच्छेद 53 में क्या है और अनुच्छेद 54 में क्या है, ये देख लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि जितने भी मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति होंगी वो राष्ट्रपति के हाथों में होंगी। अनुच्छेद 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होगा, क्या तरीका होगा, इसके बारे में। और अनुच्छेद के बारे में बात कर लेते हैं कि जो अनुच्छेद है कि किस अनुच्छेद में इनका कार्यकाल है। तो अनुच्छेद क्या हो रहा है, अनुच्छेद 56 में इनका कार्यकाल है। और बात करते हैं कि किस अनुच्छेद में ये शपथ लेते हैं। तो ये इनका अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति संबंधी
शपथ का प्रावधान है। और जो अनुच्छेद 61 है, इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि हाल ही में नाबार्ड ने एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है। तो इसका सही जो उत्तर है वो है केरल। केरल में हाल ही में नाबार्ड ने एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके मतलब ये बात करते हैं कि एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम जो यह पहल है ये नाबार्ड ने शुरू की है। और इसके अंदर क्या है कि जो सतत जनजातीय आजीविका पर केंद्रित है, आजीविका पर केंद्रित है। अब हम बात करते हैं नाबार्ड से संबंधित कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। बात करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह क्या होता है, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक बैंक है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। साथ ही इसकी जो स्थापना हुई थी किस समिति की सिफारिश हुई थी, तो ये था शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। साथ ही इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिसको सवाल होते हैं हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय मुंबई में है, इसका मुख्यालय मुंबई। तो हमें इतनी बातें ध्यान में रखना है नाबार्ड से संबंधित। और नाबार्ड ने जो भी कार्यक्रम चलाया है कि एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम, तो ये किस राज्य में चलाया था, आंसर था इसका केरल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष मलाला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये इसका सही जो उत्तर है, जिसके ऑप्शन है 12 जून, 12 जुलाई, 12 अगस्त, 12 मई। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा 12 जुलाई। 12 जुलाई को ही प्रतिवर्ष मलाला दिवस मनाया जाता है। तो यह क्यों मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है कि जो पाकिस्तान की कार्यकर्ता और सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता थी मलाला यूसुफजई के जन्मदिन की याद में आया जाता है। तो मैं नाम लिख दे रहा हूं, मलाला यूसुफजई। ये पाकिस्तान की कार्यकर्ता हैं और सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष मलाला दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज का वाघ नख कहां से मुंबई लाया गया है, जिसके ऑप्शन है लंदन, टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लंदन। तो हुआ क्या है कि हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा इस्तेमाल किया गया युद्धकालीन हथियार वाघ नख को लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय से मुंबई लाया गया है। तो मैं लिख दे रहा हूं, लंदन में एक संग्रहालय है जिसका नाम है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय। तो यहां से जो छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित वाघ नख था वो इस विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय से मुंबई लाया गया है। तो बात कर लेते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं शिवाजी के बारे में। शिवाजी, तो सबसे पहली बात यही है कि इनका जन्म कहां पर हुआ था। इनका जन्म कहां हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था शिवनेर के दुर्ग में। शिवनेर के दुर्ग में
इन्होंने राजधानी अपनी क्या बनाई थी? तो राजधानी बनाई थी रायगढ़। ये भी ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। राजधानी इसकी क्या थी? रायगढ़। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि इन्होंने पुरंदर की संधि कब की थी, किसके साथ की थी? तो इन्होंने क्या किया था कि 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की थी। और किसके साथ की थी ये भी ध्यान रखना है। तो ये संधि जो हुई थी, ये हुई थी जय सिंह और शिवाजी के मध्य। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इन्होंने राज्याभिषेक कब किया था। तो इन्होंने जो राज्याभिषेक किया था वो 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक किया था। और राज्य अभिषेक करने के साथ ही इन्होंने छत्रपति की उपाधि भी धारण की थी। तो हमें इतनी बातें जो है ध्यान रखना है। साथ में ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो अष्टप्रधान का संबंध था वो भी शिवाजी से ही संबंध था। अष्टप्रधान का संबंध जो था वो शिवाजी से संबंध था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? जिसका सही उत्तर है दुबई। जिसका सही उत्तर है दुबई। दुबई में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का वार्षिक सम्मेलन शुरू हुआ है। तो हम बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1909 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय भी दुबई में ही है। साथ में ये भी याद रख सकते हैं कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। तो ये भी नाम ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जिसके ऑप्शन है राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, रोजर फेडरर। तो जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्लोस अल्कराज। तो ये देखते हैं कि जो कार्लोस अल्कराज हैं इनका संबंध किस देश से है। तो ये जो है स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। स्पेन के खिलाड़ी हैं। साथ ही ये देखते हैं कि इन्होंने जो ये खिताब जीता है विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब, तो इन्होंने यह खिताब लगातार दूसरी बार जीता है। तो ये भी ध्यान रखना है, दूसरी बार। तो हमें इतनी बातें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जिसके ऑप्शन है केपी शर्मा ओली, पुष्प कमल दहल प्रचंड, बाबूराम भट्टाराई, शेर बहादुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केपी शर्मा ओली हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, इनका नाम ध्यान रखना है हमें। तो नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रामचंद्र पौडेल। तो ये हमें नाम ध्यान रखना है। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बने हैं तो इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है। तो इन्होंने पुष्प कमल दहल प्रचंड का स्थान ग्रहण किया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में स्थापित राज्य राजधानी क्षेत्र SCR प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि ये राज्य राजधानी क्षेत्र है क्या। तो जैसे हम बात करते हैं NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोलते हैं, उसी आधार पर लखनऊ से संबंधित कुछ जिलों या उसके आसपास के जिलों को मिला करके राज्य राजधानी क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो उसी संदर्भ में राज्य राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण का गठन हुआ है। तो हमें ये बताना है कि राज्य राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो मुख्यमंत्री होंगे वो इसके राज्य राजधानी क्षेत्र के अध्यक्ष होंगे। तो बात कर लेते हैं जो मुख्य सचिव ये क्या होंगे। तो जो मुख्य सचिव होंगे ये SCR मतलब स्टेट कैपिटल रीजन या राज्य राजधानी क्षेत्र के उपाध्यक्ष होंगे। क्या होंगे? या SCR के उपाध्यक्ष होंगे।
जो अन्य ऑप्शन है विभागीय सचिव, विभागीय अपर मुख्य सचिव, तो जो ये दोनों हैं ये SCR या राज्य राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण के सदस्य के रूप में होंगे। तो हमारा ये प्रश्न हुआ राज्य राजधानी क्षेत्र संबंधित। तो हम बात कर लेते हैं कि राज्य राजधानी क्षेत्र में कुल कितने जिले आते हैं। तो SCR में कुल 6 जिले होते हैं और उन जिलों के नाम क्या है, नाम देख लेते हैं। SCR में शामिल 6 जिले, तो इनमें पहली बात तो ये जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ तो शामिल होगा ही, हरदोई है, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। तो हमें ये सभी के सभी जितने भी नाम हैं सभी नाम याद रखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा इनमें से कौन नहीं है, तो हमें SCR में शामिल सभी 6 जिलों के नाम याद रखने हैं। तो हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुजरात के किस शहर में स्थानीय शासन के लेखा परीक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसके ऑप्शन है सूरत, राजकोट, अहमदाबाद, भावनगर। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजकोट। राजकोट में ही स्थानीय शासन के लेखा परीक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो CAG होता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, कि इसका जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है, इसकी नियुक्ति कौन करता है और या किसे रिपोर्ट सौंपता है और इसका कार्यकाल कितना होता है। तो हम बात कर लेते हैं CAG के बारे में। तो जो CAG होता है या भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो इसका संबंध संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में है। तो जो अनुच्छेद 148 है इसमें ये कहा गया है कि भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और जो अनुच्छेद 151 है उसके 2 सेक्शन है, 151(1) और 151(2). तो 151(1) में यह लिखा गया है कि जो CAG है, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। और जो ये 151 सेक्शन 2 लिखा है, तो इसमें ये लिखा गया है कि जो CAG है ये अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगा। साथ में ये भी बात कर लेते हैं कि जो CAG का कार्यकाल होता है वो कितना होता है। तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, मतलब जो भी पहले हो वो उसका कार्यकाल होता है। तो हमने बात की CAG के बारे में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 10 है अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक को हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, जिसके ऑप्शन है विक्रम साराभाई, रमेश चंद्र अग्रवाल, कैलाश वाजपेयी, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को अंतरिक्ष के क्षेत्र में हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये भारत के पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने दक्षिण कोरिया के बुसान में 45वें कॉस्पर वैज्ञानिक सम्मेलन में हैरी मैसी पुरस्कार सम्मान प्राप्त किया है। ये भारत के पहले वैज्ञानिक हैं, लिख देते हैं, सॉरी, भारत के पहले वैज्ञानिक जिन्हें ये हैरी मैसी पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। तो ये हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हुई। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को लगातार शेयर करते रहें ताकि हमको प्रोत्साहन मिले और साथ ही हम निरंतर वीडियो को बना सकें। जय हिंद दोस्तों।